सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हालांकि हम लोगों ने वायराइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। मैंने जानबूझ के इन तीनों टॉपिक को पहले कराया सो दैट आप लोग वायरसेस को और भी ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये भी इंक्लूड होगा अगेन पहले वाले चैप्टर में ही, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा एनसीईआरटी ने टिपिकल लैंग्वेज को यूज़ किया है, सो हमें इस पर बिल्कुल फोकस करते हुए हर एक वर्ड को क्लियर कट अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, तो आज यहाँ पे सबसे पहले वायरसेस को डिटेल करने से पहले कुछ ओवरव्यू सा देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसको किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने, तो वहाँ पे लाइकन्स, प्रायॉन्स, वायरॉइड्स एंड वायरसेस, इनमें से किसी को भी इंक्लूड नहीं किया था। दूसरी बात, ये तीनों की तीनों को लिखा गया है असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमें एक वर्ड तो यहाँ से पहले इसे निकाल लेना होगा, असेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आएंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स। लाइकन्स नहीं आएगा। लाइकन्स 5 किंगडम में इंक्लूड नहीं किया, बट वो असेलुलर नहीं है क्योंकि लाइकन तो एसोसिएशन है एल्गी एंड फंगस की। नाउ इसके बाद क्या लिखा है कि ऑल ऑफ अस हु सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस। अगर किसी को कभी भी कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू हुआ होगा तो उसमें हमें पता होता है कि हमारी बॉडी में किस किस तरीके के इफेक्ट्स, सो वी कैन से किस किस तरीके के सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, और हर एक जितने भी हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिजीज़ का कॉमन ही सिम्टम होगा, अलग अलग डिजीज़ के अलग अलग सिम्टम होते हैं। वायरसेस को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता लिविंग और ना ही कंसिडर किया जाता है नॉन लिविंग। मतलब कि जो ये वायरस टर्म है दैट इज मिसनॉमर। मिसनॉमर का मतलब क्या होता है कि क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है वेदर द वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। अगर आप इस चीज़ को सोचो तो आपने पढ़ा होगा कि लिविंग भी कह सकते हैं इसको और नॉन लिविंग भी कहा जा सकता है, बट कैसे? वायरसेस को लिविंग कब कहा जाता है? जब ये होस्ट बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना है, वायरसेस आर लिविंग व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड होस्ट बॉडी, इनसाइड द होस्ट बॉडी। ठीक है, तो नॉन लिविंग कब होगा? जब आउटसाइड होगा बॉडी के। तो आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे आर नॉन लिविंग। इसलिए हम क्लियर कट नहीं बोल सकते कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, अब डिटेल करते हैं। देखिए एक और लाइन लिखी है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग, ट्रूली लिविंग। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। अगर सिर्फ सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए तो इनको ट्रू लिविंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं दे आर नॉन सेलुलर। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस होती है एक चीज़ की, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। हम समझेंगे, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोटीन कोड या फिर कैप्सिड। होपफुली यहाँ तक ओके हो गया। तो एक बार इसका गो थ्रू कर लेते हैं कि जो वायरसेस हैं दे आर, वायरसेस हो गया, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, दे आर असेलुलर। चौथा हमारे पास एक और है लाइकन्स, बट लाइकन्स इज नॉट असेलुलर। इन चारों की बात की जाए तो इनको आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया था। वायरस को अभी तक कोई भी प्लेस नहीं मिला है। वायरस टर्म मिसनॉमर है। लिविंग हो सकता है इनसाइड द होस्ट बॉडी, नॉन लिविंग हो सकता है आउटसाइड द होस्ट बॉडी। तो अगर कोई पूछता है कि सिम्टम्स कब अपीयर होंगे, तो जब बॉडी के अंदर होगा तो सिम्टम्स अपीयर होंगे। नाउ आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा डिस्कवरी वाला पोर्शन है ये, इसको थोड़ा सा फोकस करते हुए चलेंगे हम लोग। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट टू रेप्लिकेट। कहने का मतलब ये है कि जब भी ये वायरसेस होस्ट बॉडी के अंदर आ जाएंगे उसके बाद ये क्या करने लग जाएंगे? रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करने लगेंगे। रेप्लिकेट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई।
लेकिन ये कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? इनसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनको होस्ट चाहिए। इसलिए आज तक अगर कोई बोल देता है वुड यू कॉल वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, तुम्हारा आंसर होना चाहिए मिस नॉमर भाई, वी डोंट नो वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। अब यहाँ पे पूरे के पूरे पैराग्राफ में तीन साइंटिस्ट के ऑब्वियसली नेम दिए होंगे। सबसे पहले वायरस डिस्कवर किसने किया था? तो तुम्हें याद रख लेना है, वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय DJ आइवेनॉस्की बोला जाता है, बट NCERT ने डिमिट्री आइवेनॉस्की बोला है। कौन से ईयर में? 1892 में। अलग से करके लिख लेना है इसको। फिर पूछते हैं किस में डिस्कवर किया? तो डिस्कवर्ड हुआ था, इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन प्लांट, और प्लांट का नाम क्या था? टोबैको। और टोबैको के अंदर डिजीज कौन सी थी? TMV। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस TMV? टोबैको मोज़ाइक वायरस। और इसी टोबैको मोज़ाइक वायरस को फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रख लेना है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को? वायरस को डिस्कवर किया था DJ आइवेनॉस्की ने 1892 में। किस में डिस्कवर किया था? एक प्लांट में जिसका नाम था टोबैको। उस टोबैको में जो डिजीज़ हो रही थी उसका नाम था टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, या वायरस की वजह से हो रही थी टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो पहला जो डिस्कवर हुआ था वायरस दैट वाज TMV। अब इस TMV की बात की जाए तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। दिस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज नथिंग, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, DJ आइवेनॉस्की 1892 में सर्टेन माइक्रोब्स को डिस्कवर किया जो कि डिजीज़ कर रहे थे। कौन सी डिजीज़? मोज़ाइक। किस में डिजीज़ हो रही थी? टोबैको में। एक चीज़ उन्होंने और फाइंड आउट की कि ये जो डिजीज़ करने वाला वायरस था जो टोबैको में डिजीज़ कर रहा था, उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, इसलिए वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से इजीली पास हो सकता था। तो एक चीज़ और याद रखेंगे अब हम लोग यहाँ पे, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, या फिर मैं बोलूँ ये जो TMV है, इसका स्मॉलर साइज था देन वायरसेस, स्मॉलर साइज देन बैक्टीरिया। इसीलिए ये क्या हो सकता था? इजीली पास हो सकता था, कैन बी इजीली पास्ड थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। तो बैक्टीरिया ही आसानी से पास नहीं हो सकता, तो ये तो उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए ये इजीली पास हो सकते थे। मतलब बैक्टीरिया में जो फिल्टर पेपर, बैक्टीरिया को पास करने के लिए जो फिल्टर पेपर था, उसके पोर्स जो थे उन पोर्स से भी ज़्यादा छोटा साइज था इसका। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिए आप लोग। फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये याद रख लेना है। उसके बाद आए हमारे पास MW बीजरनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा इसको NCERT में। MW बीजरनिक ने 1898 में स्टडी किया था, और किसके एक्सट्रैक्ट के ऊपर, किस प्लांट के ऊपर स्टडी किया? टोबैको पे। ये कौन सा वाला टोबैको था? जिसके अंदर TMV या फिर टोबैको मोज़ाइक वायरस ऑलरेडी था। और इस वायरस इसको निकाला, किससे निकाला? इन्फेक्टेड टोबैको से, और उसको डाल दिया नॉर्मल हेल्दी प्लांट पे, और देखा गया कि जो हेल्दी प्लांट जो था उसके अंदर भी डिजीज होने लग गई। ठीक है ना? तो यहाँ पे तुम्हें दोबारा से याद रखना पड़ेगा कि MW बीजरनिक ने क्या बोला था। MW बीजरनिक, इन्होंने क्या बोला था? एक टर्म दी थी, दैट वाज कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम। तो कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब पता चला कि जो वायरसेस होते हैं ये इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं, दे आर पैथोजेनिक इन नेचर।
उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टैनली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया, और ये जो क्रिस्टलाइज किया जाता है वायरस को, दैट इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन कोड। मतलब कि किसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, यूज ऑफ प्रोटीन कोड होता है, मतलब यूज होगा किसका, प्रोटीन कोड का। इस प्रोटीन कोड को अनदर नेम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज कैप्सिड। इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्सिड। किसके केस में इसको कैप्सिड बोला जाएगा, इन वायरसेस। ऑलराइट, चलिए अब अगेन वापस चलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो दोबारा से देखते हैं क्या बोला गया कि जो एमडब्ल्यू बीजरनिक था, इन्होंने कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम टर्म दिया, जिसका मतलब था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब एमडब्ल्यू स्टैनले जो थे, इन्होंने 1935 पर स्टडी किया और क्रिस्टलाइज किया। किसको क्रिस्टलाइज किया, प्रोटीन्स को क्रिस्टलाइज किया। एक चीज और बोली, वायरसेस हमेशा ही डिजीज कॉज करते हैं, तो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब हर एक वायरस के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखिए क्या बोला कि जो वायरस होगा उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। कोई भी वायरस ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर दोनों के दोनों प्रेजेंट हो। एक वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। हर एक वायरस के पास, अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा और स्टार कर लीजिएगा इसको। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, दोबारा से ज़रा समझ लेना, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। और जो बैक्टीरियोफाजिज होते हैं उनके पास सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। दोबारा से देखिए, प्लांट वायरसेस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बैक्टीरियोफाजिज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जो एनिमल वायरसेस हो सकते हैं इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। मैं दोबारा से आपको एक बार थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, ज़रा ध्यान से लिखेगा। जो वायरस है इसके पास 2 पार्ट्स होते हैं, हम इसको बिल्कुल सिंपल कर देंगे। ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, वन इज प्रोटीन कोड, जिसका दूसरा नाम आप लोगों ने कहा था कैप्सिड, और सिमिलरली जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है दैट कैन बी डीएनए और आरएनए। अब ये जो डीएनए है ये भी 2 टाइप का हो सकता है, और आरएनए जो है ये भी 2 टाइप का हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। दूसरी बात रही हमारे पास किसकी, कैप्सिड की। ये जो कैप्सिड है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इट इज मेड अप ऑफ बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बनेगा, नंबर ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स, और उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स का नाम होता है हमारे पास कैप्सोमियर्स। एक चीज और, अगर मैं यहां पे प्लांट वायरस की बात करूं तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट विल ऑलवेज बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद रखना है। अगर मैं यहां पे एनिमल वायरस की बात करूं, एनिमल वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाले की बात करूं दैट इज बैक्टीरियल वायरसेस, तो ये जो बैक्टीरियल वायरस होता है इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेजेस। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले प्लांट वायरस याद कर लो SSRNA, फिर बैक्टीरियल वायरस याद कर दो DSDNA,
इन दोनों को देखो, SSRNA भी निकाल दो, DSDNA भी निकाल दो, ये दोनों तो है एनिमल वायरस में, एक एक्स्ट्रा आ गया एनिमल वायरस में, डबल स्ट्रैंडेड RNA। होपफुली यहाँ तक तो ओके हो गया, ठीक है। अब इससे आगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हर एक वायरस के पास जो प्रोटीन कोड होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से सब यूनिट्स या कंपोनेंट्स होते हैं जिसका नाम है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या करता है, कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। व्हाट इज दैट न्यूक्लिक एसिड, दैट इज अगेन जेनेटिक मटेरियल, राइट है। एक चीज और लिखिए कि शेप्स हो सकती है कैप्सोमियर की, ये ना हम लोग ज्यादातर इसको इग्नोर कर देते हैं इस लाइन को, और यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं हमारे पास। जो शेप है कैप्सोमियर की वो हेलिकल, पॉलीहेड्रल या उसके अलावा कोई और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हो सकती है। यहाँ तक ओके। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि वायरसेस को याद करने के लिए किस तरीके से इसे याद किया जा सकता है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ एनिमल वायरस। अब NCERT ने एनिमल वायरस दिया है तो हमें इसका याद रख लेना है ट्रिक, IAS हेमा मालिनी, ठीक है। अब इसको IAS हेमा मालिनी को इस तरीके से याद कर लीजिए, IAS, ठीक है, और इसके साथ हेमा मालिनी। देखो आई से याद रखना है आप लोगों ने इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ए से याद रखिए कि एड्स वायरस जिसको HIV बोला जाता है। देन वी हैव स्मॉल पॉक्स वायरस, herpes वायरस, then measles virus, and the last is mumps virus. सिमिलरली अगर आप लोगों को पूछा जाए कि प्लांट के अंदर कौन कौन से वायरल डिजीजेज हैं, तो गलती से भी याद नहीं करना है, क्योंकि प्लांट के अंदर NCERT ने वायरल डिजीजेज मेंशन नहीं किया है, बट प्लांट वायरल सिम्टम्स दे रखे हैं। प्लांट वायरल सिम्टम्स। अब प्लांट के वायरल सिम्टम्स की बात करो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, मोजाइक फॉर्मेशन, ठीक है, ड्वार्फिज्म मतलब प्लांट बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, स्टंट ग्रोथ, स्टंट ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि प्लांट की ना ज़्यादा हाइट होगी ना कम होगी, इंटरमीडिएट हाइट हो जाएगी, ठीक है। रोलिंग, अगर हम लीफ को देखें तो लीफ का एक अपेक्स वाला पार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक लीफ है, ये वाला पार्ट अपेक्स है, तो अगर ये रोल होने लग जाए देन इट इज़ नोन एज रोलिंग ऑफ लीफ अपेक्स। लास्ट इज क्लियरिंग ऑफ वेन्स। अगर लीफ के अंदर वेन वाला जो पार्ट है ये क्लियर होने लग गया तो ऑटोमेटिकली सैप का कंडक्शन नहीं होगा, फूड का कंडक्शन नहीं होगा और प्लांट की डेथ हो जाएगी। मोजाइक फॉर्मेशन, ड्वार्फिज्म, स्टंट ग्रोथ, रोलिंग ऑफ लीफ अपेक्स